हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? रोज एक ही सवाल पूछता हूँ और कोई भी आंसर नहीं देता। हालांकि यूट्यूब पे लेक्चर है तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। लिखो। ठीक। कि सब लोग अच्छे हो, अच्छे भी रहो और बढ़िया से पढ़ के रहो, हमारे साथ ऐसे ही लाइव जुड़े रहो। ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करके। आज तो हमारा जो टाइम है वो 11 का टाइम है। कल 12 का सेशन हुआ था इलेक्ट्रोस्टैट पे, आज हमारे 11 का सेशन है। और आज के सेशन का जो मेन टॉपिक है स्टैटिक रिलेटिव मोशन। बहुत खतरनाक सा और मोशन टर्म ही आपको ये बता रहा है कि ये रिलेटिव मोशन है क्या। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो। रिलेटिव मोशन मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का क्या मोशन है। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव का शुद्ध हिंदी क्या होता है? सापेक्ष। ठीक है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या मोशन, इसी के बारे में हम टोटल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कौन बॉडी कहाँ जाना चाहती है, कितने वेलोसिटी से, कितने एक्सेलरेशन से, सिनेरियो क्या है, ये सब कुछ हम लोग देखना चाहते हैं। तो कंसिडर करो ऐसा कुछ कि हमारे पास अलग अलग फ्रेम है। मान लो कि ये एक फ्रेम है, ठीक है, और एक बॉडी हमारे पास है यहाँ पे, एक दूसरी बॉडी यहाँ पे है और एक तीसरी बॉडी कहीं यहाँ पे है। क्लियर? इसमें जो एक फ्रेम सेट किया मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे, और ये जो तीसरा जो बॉडी है इसके ऊपर जो फ्रेम मैंने सेट किया वो ये। फ्रेम का मतलब क्या होता है बेटा? अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिंपल मीनिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर? जिसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि बॉडी का मोशन रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? डिसाइड करते हैं कि अगर मान लो कि पार्टिकल का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट तुम्हारे रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, तो इसका मतलब वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर दो एक से ज्यादा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट चेंज होने लगे तो वो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी हो रहा है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे थी और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो और ये बॉडी चलकर यहाँ पे आ गई। तो इनिशियली देखो तो इसकी कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कॉमा वाई रही होगी, तो भले ही ये वाई देखो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन देखो ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चलकर यहाँ पे आया तो इसकी कोऑर्डिनेट कुछ x1 कॉमा वाई रहा होगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। लेकिन अगर जो पर्सन यहाँ पे है उसको दिख रहा होगा कि इसकी पोजीशन तो ये थी और अब पोजीशन क्या है वो ये है। तो पहले इतना एंगल था, अब कितना एंगल है ये। देखो ये लेंथ भी चेंज हुआ, साथ में एंगल भी चेंज हुआ, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों में ही है ये। क्लियर? लेकिन अगर एक पर्सन सीधा यहाँ पे सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए, एक पर्सन यहाँ पे अगर खड़ा कर दिया जाए, ये पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसके रिलेटिव ये बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में, क्योंकि देखो इसके रिस्पेक्ट में बॉडी का जो ये एंगल था 0 डिग्री इनिशियली, अभी भी उतना ही है। समझ में आ रही है ये बात? इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, वो कौन सा है? एक्स चेंज हुआ है, वाई रिमेन्स फिक्स। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन दिस बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशन, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, अगर एक पर्सन यहाँ पे है तो इसके रिलेटिव यही सेम बॉडी रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन में। क्यों? ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो, मान लो कि कोई भी बॉडी को अगर आप बोल रहे हो कि ये रोटेशन में है, इसका मतलब आप अपने से उस बॉडी को एक लाइन के जरिए ड्रॉ करो, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? अगर पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ साथ, या पोजीशन वेक्टर की एंगल एक पर्टिकुलर एक्सिस से टाइम के साथ साथ अगर चेंज होने लगे तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्लियर है? अगर कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाए, मतलब उसकी जो लेंथ है, पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ है वो फिक्स हो जाए और सिर्फ एंगल चेंज हो तो दैट इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। ठीक। अगर ये लेंथ सिर्फ चेंज हो, एंगल कांस्टेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन। और अगर दोनों ही चेंज हो तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। देख रहे हो यहाँ पे? तो देखो ये जो लेंथ है ये चेंज होकर इतना हो गया है, साथ में ये एंगल पहले इतनी थी तो अब इतनी भी हो गई है एक पर्टिकुलर एक्सिस से। मतलब इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी है ये रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन में है, बट इस पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन। इसके रिलेटेड पोजीशन वेक्टर कौन सा है बेटा? ये। और अब पोजीशन वेक्टर इसका कौन सा है? ये। तो देखो दोनों पोजीशन वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ही है, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, पोजीशन वेक्टर की लेंथ चेंज हुई है। तो इसका मतलब इसके रिलेटिव ये ट्रांसलेशनल मोशन, इसके रिलेटिव ये रोटेशनल मोशन। इसीलिए ये जो रिलेटिव मोशन नाम का जो टर्म होता है ये अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग होता है।
क्योंकि सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके रिलेटिव हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आखिर ऑब्जर्वर कौन है। तो जब तक आप ऑब्जर्वर फिक्स नहीं करोगे तब तक आप मोशंस के बारे में एग्जैक्टली बता नहीं सकते। समझ में आ गई बात? तो इसी कारण से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कैसे आप किसी को ट्रांसलेशन रोटेशन बोलोगे या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन बोलोगे। सिंपल सा मीनिंग, आपके रिलेटिव अगर पोजीशन वेक्टर की लेंथ फिक्स हो जाए और पोजीशन वेक्टर की एंगल किसी भी एक्सिस के साथ चेंज होने लगे तो समझ लेना वो प्योर रोटेशन है। समझ में आ गई बात? और अगर एंगल फिक्स हो जाए और पोजीशन वेक्टर की लेंथ चेंज होने लगे, समझ में आ गई, तो ये प्योर ट्रांसलेशन है। और अगर दोनों चेंज होने लगे तो रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन है। बात समझ में आ गई? इतनी बात तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, इस बात को समझ के हम यहाँ पे आते हैं। अब सोचो जरा बेटा, बेसिक काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है ये सब कुछ, पूरी की पूरी टॉपिक। ये मान लो कि इस फ्रेम को मैं बोल रहा हूँ कि ये एस है, क्लियर, ये S1 है और ये S2 है, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब एक बार ध्यान से देखो पोजीशन वेक्टर का सेंस क्या होता है। इसके ऑरिजिन से इसको जब हम मैच करेंगे तो इसको बोलेंगे दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ S1 रिलेटिव टू S। देख रहे हो ना, पोजीशन वेक्टर ये आ गया, वेक्टर में सब कुछ मैंने बताया है आप लोगों को। इसके ऑरिजिन से ड्रॉ की गई है, तो जिसके ऊपर हेड हो उसकी पोजीशन वेक्टर होती है इसके रिलेटिव, क्लियरली। अगर मैं एक लाइन यहाँ से इसको ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इसको क्या बोलोगे बताओ। तो देखो हेड कहाँ पे है, S2 पे, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया S2 का रिलेटिव टू S1। और अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखो कौन सा है, S2 पे हेड है और S से ड्रॉ की गई है, ठीक है। जिस बच्चे ने ये ड्रॉ कर लिया बस उसका सारा काम, सारा प्रॉब्लम, सब कुछ आसान हो गया। अब तुम मुझे बताओ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको याद है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको पता है, कहता क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि जब भी दो वेक्टर को सम करना हो, पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करो, उसके हेड से दूसरी वेक्टर को ड्रॉ करो, पहले के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर दो, यही उन दोनों का सम होगा। जरा देखो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर देख रहा है और ये पोजीशन वेक्टर्स नाम के वेक्टर्स तो है ही यहाँ पे। तो अब जरा सोच के बताओ तो मुझे, कौन से दो वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल है। तो कोई ये जो मैंने लॉ बताया उस लॉ को फॉलो करो, एक वेक्टर ड्रॉ किया, उसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, तो जो तीसरा जो उस पूरे ट्रायंगल में जो होगा, जो पहले के टेल और दूसरे के हेड को ज्वाइन कर रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे कि वो बाकी दोनों का सम है। तो देखो तो पहला वेक्टर ड्रॉ किया, इसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, पहले के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन किया, तो ये जो होगा वो इन दोनों का सम होगा। यही तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो हम इसे चुपचाप क्या लिख देंगे ऐसे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ S2 with respect to S is basically position vector of S1 with respect to S plus position vector of S2 with respect to S। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? क्या कोई गलत तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा ये S1 था ना, पोजीशन वेक्टर S1, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। देखो बहुत आसानी से इसको समझोगे, ये दिखने में बहुत भयानक सा लग रहा है, बट इसको जब समझना शुरू करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कि इसको समझना शुरू करो कि समझेंगे कैसे। यहाँ देखो, तो मैंने यहाँ पे बताया कि इस रिलेशन को ध्यान से समझो। अगर इसकी पोजीशन वेक्टर इसके रिलेटिव लिखनी है तो आपको करना चाहिए इसकी पोजीशन वेक्टर इसकी रिलेटिव, बेसिकली इसकी पोजीशन वेक्टर इसके रिलेटिव और इसकी पोजीशन वेक्टर इसके रिलेटिव के सम के इक्वल है। क्लियर है यहाँ पे? अब समझो इसको, इस रिलेशन को कहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ S2, S2 कौन सा है, ये विद रिस्पेक्ट टू S इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, क्या है हमने निकाल क्या रहे, अगर ये पार्टिकल मान लो कि v किसी भी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिलेटिव कैसे बोलोगे, इसकी वेलोसिटी इसके रिलेटिव प्लस इसकी वेलोसिटी इसके रिलेटिव, क्लियर है? ऐसा हो क्या ना जनरल लाइफ में, देखो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो। इसको हम थोड़ा और डिटेल में इसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखो, ये तो आपने समझ लिया है, इसको एक लाइव एग्जांपल में लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मान लो कि अगर गांव वगैरह में रहते होगे या फिर कहीं भी बस वगैरह में अगर ट्रेवल कर रहे हो, तो मान लो कि ये बस है, बस में अक्सर देखा होगा तुमने
कि बस के ऊपर एक पर्सन यहाँ पे, थोड़ा बड़ा हो गया पर्सन, ये इतना बड़ा नहीं होगा, ये पर्सन है, ठीक है। और ये बस जो है वो ट्रैवल कर रही है आगे की तरफ, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, और ये इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। एज्यूम करो, मान लो कि बस बहुत बड़ा है और आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पर्सन की वेलोसिटी आपको क्या नजर आएगी? तुरंत बोलोगे 20 प्लस 5, 25 बोलोगे ना? क्लियर। अब इसी को देखो, मैथमेटिकली मैंने लिखा था, वो जो एस फ्रेम था वो कौन सा है? ग्राउंड। वो जो S1 था वो कौन सा है? बस। और जो S2 था वो कौन सा है? ये पर्सन, है ना? तो मैंने क्या बोला कि पोजीशन, यहाँ पे क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन, याद करो तो क्या लिख बोला था मैंने? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, याद करो, ऐसा ही था ना? velocity of S2 with respect to S is equal to velocity of S2 with respect to S1 plus velocity of S1 with respect to S। क्लियर। और S कौन सा है? ग्राउंड है ना? S1 कौन सा है? बस है। और S2 कौन सा है? ये पर्सन है। समझ में आ गई बात? हम उस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे, क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ? मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली होगी क्या? इसकी और इसकी वेलोसिटी का वेक्टोरियल सम जो हमें दिख रहा होगा, क्योंकि ये तो मूविंग फ्रेम है। अगर ये रेस्ट पे होता तो जितने से बेचारा ये भाग रहा होता उतने से मुझे ये नजर आता। अब इसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे की गई है, देखो ध्यान से, है ना? अब सवाल यह है कि आप वेलोसिटी लिखने जा रहे हो, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी को लिखते वक्त जरा केयरफुल रहना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी इनको समझ में आ गया। तो इस परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए आप बस अपने आप जब भी वेक्टर को लिखो ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड कर लो। याद करो काइनेमेटिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया कि एक पॉजिटिव डिसाइड कर लो, जो वेक्टर उस डायरेक्शन में है उसे प्लस में लिख लो, जो वेक्टर उसके अपोजिट है उसे माइनस में लिख लो। बस ये इतना सा अगर बात आपके दिमाग में है तो सब कुछ ये आपको दिख रहा है। दिख रहा है ना? अगर मान लो कि आपके रिस्पेक्ट में इस पर्सन की स्पीड देखी जाए, आप बिल्कुल अर्जुन की तरह भी याद करो। मैं बार बार बोलता हूँ, ये अर्जुन कौन है? महाभारत का अर्जुन, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी बात का ध्यान था उसको कि उसका एम क्या है। तो तुम्हारा एम क्या है? तुम्हारा एम ये है, ये पर्सन, तुम्हें बस नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है? मतलब बस देखोगे तो तुम्हें इस पर्सन की स्पीड क्या दिख रही होगी? एक तो बेचारा बस भाग रहा है 20 से, उसके ऊपर ये भाग रहा है 5 से, ठीक, तो ओवरऑल तुम्हें 25 नजर आएगा। अब सवाल ये है कि ये तो हमने समझ लिया कि अच्छा ये तो 25 से भागता हुआ नजर आ रहा है, और किस डायरेक्शन में? जिगर को बस जा रही थी। तो क्यों ना हम एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें जिससे हम किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट जो है हम सॉल्व कर सके। उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। क्लियर है यहाँ पे? तो अब देखो, अक्सर क्या होता है कि कहीं कहीं ये जो ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। खैर हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि आपने मान लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्लियर। अब जो भी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होगी उसको प्लस में लिखेंगे, जो उसके अपोजिट होगी उसे हम माइनस में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, जैसे वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें चाहिए, तो याद करो, देखो कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस। मान लो कि इसका जो छत है, ये जो बस है उसका जो छत ना पूरे शीशे का बना हुआ है, आप इसके अंदर बैठे हुए, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस। विद रिस्पेक्ट टू बस मतलब अपने आप को बस में बिठा लो। क्लियर। अब जब आप ऊपर देखोगे तो ये पर्सन कितने से भागता हुआ नजर आएगा? बताओ बताओ। आपके रिस्पेक्ट में तो बस रेस्ट पे आ गई, भाई आप बस में होते हो तो बस क्या आपके रिस्पेक्ट में चलती हुई नजर आती है? आप जहाँ पे हो बस भी वहीं पे नजर आके, ऐसा थोड़ी है कि आप वहीं पे रह के बस आपको छोड़ के आगे चली गई। ऐसा तो है नहीं कभी भी, हम दोनों साथ चल रहे होते हैं क्योंकि हम दोनों की स्पीड सेम होती है, ठीक। तो आपके रिलेटिव जब इस पर्सन को देखोगे, छत पर देखोगे, तो वो आपको 5 मीटर पर सेकंड से जिगर को जाता हुआ नजर आएगा। जिगर आपने पॉजिटिव माना है, तो ये कितना हो गया? +5 प्लस। अब वेलोसिटी ऑफ बस देखो विद रिस्पेक्ट टू, अब सोचिए ये ग्राउंड है, अब इस नाम का कोई चीज है नहीं यहाँ पे। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करो तो बस कितने से जाती हुई नजर आ रही है? 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उधर ही जिगर आपने पॉजिटिव माना है तो आप क्या लिखेंगे? +20। तो देखो कि ये आ गया 25, जो हमने बोला था, जो हमारा दिमाग कह रहा था वो आंसर है। और देखो आंसर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मतलब जिगर आपने डिसाइड किया था उसी डायरेक्शन में ये पर्सन आपको जाता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गया? वेरिफिकेशन हो गया इस लॉ को, समझ रहे हो? अब इसी को अक्सर क्या बोला जाता है
कि ये जो चीजें आप देख रहे हो ना वेलोसिटी, अब इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस, इसको इधर लेकर आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? इतना हो गया। अब इसको ना छोटे फॉर्म में इस ग्राउंड को हम साइड में देखना ऐसे लिख दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक, तो जब भी सिर्फ ये टर्म लिखा हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आ जानी चाहिए कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात की गई है। देखो ना यहाँ पे इसी को हमने यहाँ छोड़ दिया है, साइलेंट कर दिया है। समझ में आ गया? मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मतलब ग्राउंड पे अगर आप खड़े होके तो आपको इन दोनों की स्पीड क्या नजर आती, वो है ये। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस। तो देख लो, इसको मैं एक जनरल टर्म में ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना हो तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। देखो जैसे ये लिखा मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिलेटिव? ग्राउंड के रिलेटिव। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बस या बी। समझ में आ गया? तो ये क्या है? जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो कि ये है ए, ये कोई है बी, ये भाग रहा हो कुछ v1 से, ये भाग रहा हो v2 से, ठीक है, कि ये b है। अब देखो इसमें ऑब्जर्वर कौन है? कि जो यहाँ है वही ऑब्जर्वर है। इसको जरा एक बार सेंटेंस में बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर कौन है? b, मतलब ये देख रहा है इसको। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं वी बी ए लिखता तो ऑब्जर्वर अब कौन सा हो गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिलेटिव बी की वेलोसिटी हमें चेक करनी है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब जो पहले है वो पहले, जो बाद में है उसको माइनस साइन के साथ। समझ में आ गया? ठीक, तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड सेम फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल हूबहू यही टर्म लिखा जाएगा। अब इस पूरे चीज को मैं यूज करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे, एक बार लिखो जरा। थैंक यू शुभम, गुड मॉर्निंग। लिख लिया है? आप लोगों का अप्रिसिएशन ही तो हमें आगे को तरफ लेकर जाता है और हमारे अंदर एनर्जी बढ़ता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा आप लोगों के लिए बना सके। यही तो कोशिश है हमारी। आप लोग ऐसे अप्रिशिएट करते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू शुभम। अब देखो बेटा यहाँ पे समझो, अब जैसे मान लो कि सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं तुम्हारे साथ। जैसे मान लो कि ये और ये दो व्हीकल्स है, एक ए और एक बी, समझोगे? ये भाग रहा है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से और ये भाग रहा है इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, अगर कोई पर्सन ये पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देखो ये जो भी वेलोसिटी है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब आप ग्राउंड पे खड़े होकर इसको देख रहे हो तो वो 20 से जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसको जब देख रहे हो तो वो 30 से जाता हुआ नजर आ रहा है। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम इसे क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? अल्टीमेटली दिमाग में आपको हो जाना चाहिए कि ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिलेटिव है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिलेटिव है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सिंपल सोचो, मतलब ए की वेलोसिटी बी ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो कि बी में अगर आप बैठे होते और आप इसको देख रहे होते तो सोचो तो आपको क्या फील होता? सोचो, ये जनरल लाइफ की बात है, मतलब ये आपकी कार है, ये पीछे वाली कार है, पीछे वाली कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और आपकी स्पीड ज्यादा है। तो सोचो तो अगर आप इसको देख रहे होगे तो आपको तो अपनी व्हीकल चलती हुई नजर नहीं आती। ये तो जनरल सी बात है कि हम अपने व्हीकल्स में हैं तो हमें वो चलता हुआ नजर नहीं आता, हमें वो रेस्ट पे नजर आता। तो ये क्या नजर आता? ये तुम्हें दिख रहा होगा कि 10 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है। ये तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ ऑब्जर्व करो इस बात को, 10 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है। दिमाग को एकदम मतलब आंखों को क्लोज करो और सोचो कि क्या ऐसा हो रहा है। ठीक, अब उस चीज को मैथमेटिकली करेक्ट करता हूं मैं कि कैसे तुमने बोला। तो मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी लिखते वक्त आप सबसे पहले क्या करना कि पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड कर लेना। तो लो, हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड कर लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव आ गया।
अब एक एक चीज को हम यहाँ देखते हैं। बताओ तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? देखो ये वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिधर पॉजिटिव है, तो 20 माइनस ये भी देखो उसी डायरेक्शन में प्लस 30, तो देखो कि ये आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। आ गया, देखो ध्यान से, आ गया ना। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि जिगर को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है उसका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस बी को ऐसा फील होगा कि ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक। बट एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 20 मीटर पर सेकेंड से राइट को जा रहा था और ये 30 मीटर पर सेकेंड से राइट को जा रहा था। लेकिन देखो कंफ्यूजन कहाँ पे आया, क्योंकि दोनों के पास वेलोसिटी है। तो देखो इसको ये लग रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। अब जरा हम देखें कि इसको क्या लग रहा है, मतलब इसका ड्राइवर इसको क्या देख रहा होगा, ये भी देख लेते हैं। ऑब्जर्वर है बेटा, ए ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये है, तो हमें माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, देखो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है +30, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है +20, तो कितना आ गया ये +10 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ गई? ये देखो आपको क्या फील होगा कि आपको इस सामने वाला जो व्हीकल 10 मीटर पर सेकेंड से छोड़ के आगे की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं लगता है ना? जब दो व्हीकल्स एक डायरेक्शन में चलते हुए नजर आते हैं तो एक्चुअल में इनकी जो स्पीड होती है वो कुछ और होती है, लेकिन हमें वो स्लो दिख रहा होता है। देखा, जब ट्रेन जब भी ट्रेन में अगर सफर कर रहे होगे तो दो ट्रेन अगर सेम लाइन पे, सेम लाइन बोल रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन पे अगर ऐसे क्रॉस कर रही होंगी, या फिर तुम्हारी ट्रेन जो है किसी अनदर ट्रेन को ओवरटेक कर रही होगी, वो भी चल रहा है, तो देखना काफी स्लो स्पीड से धीरे धीरे ओवरटेक करता हुआ नजर आता है। लेकिन वही अगर अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, तो बस अगर राजधानी मान लो के सामने से आ गई, ठीक है ना, तो बस एक फ्लाइट, अगर आप खिड़की के सामने बैठोगे, एक बस फ्लाइट सा आवाज सुनाई पड़ता है, जूम, और व्हीकल क्रॉस, देखते हो तो कितना शार्प स्पीड से निकलता है। और वही अगर राजधानी तुम्हारे पीछे, मतलब तुम्हारे डायरेक्शन में तुम्हें क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो स्लो रेट से चलता हुआ नजर आता है। यही है ना, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको फील हो रहा है कि ये इसे छोड़कर 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, और इसको फील हो रहा है कि ये इसे छोड़कर 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यही वेरिफिकेशन मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। और एग्जाम्पल ले लो, बहुत अच्छे से समझना बेटा इसको, क्योंकि समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें। ये ऑब्जर्वेशन ही तो सारी कहानी है पूरी फिजिक्स में। अब जैसे देखो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अपोजिट डायरेक्शन से, ये एक ए है हमारा, ये भाग रहा है 20, ऐसे ले लो कुछ 90 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे बी है, ये इधर को चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। समझो इसको। तो अगर ये पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? अब सोचो कि जरा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी जब भी लिखना हो एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड कर लो, तो लो हम चूज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है। अब जो इस डायरेक्शन में होगा उसे प्लस में लिखेंगे, जो इसके अपोजिट होगा उसको माइनस में लिखेंगे। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अब वेलोसिटी ऑफ ए देखो को कितना है, +90 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। माइनस वेलोसिटी ऑफ बी देखो, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में, किसको माइनस लिख लेंगे, 100 किलोमीटर पर आवर, देखो ये प्लस हो गया, तो 190 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो, जब अपोजिट डायरेक्शन से दो व्हीकल क्रॉस कर रहे हो, तो देखो किसने ऑब्जर्व किया था, बी ने ऑब्जर्व किया था, तो बी को क्या लगेगा, बी में बैठा वो पर्सन क्या ऑब्जर्व करेगा कि बी तो रेस्ट पे है, ठीक, और सामने वाली जो व्हीकल है वो इसको 190 किलोमीटर पर आवर से पॉजिटिव डायरेक्शन जिगर माना है, उधर की तरफ जा रहा है। यही होना चाहिए, यही तो आपको फील होगा। मान लो कि ये दो ट्रेन हैं, ये ठीक, आप इस वाले ट्रेन में बैठे हो तो आपको लगेगा कि ये वाली ट्रेन आपको 190 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रही है, और जो सामने यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, इसको अब ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी देखो जरा कितना है, क्या लिखेंगे, देखो कि यहाँ पे माइनस है, -100 माइनस, ये तो प्लस में है तो +90, तो ये कितना आ गया, -190 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन क्या बता रहा है
कि जिधर को आपने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव को इधर माना था तो ए को ऐसा ही फील होगा ना कि ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में 190 किलोमीटर पर आवर से इसको क्रॉस कर रही है। देख रहे हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लाइव आप अपने सामने देख रहे होते हो, वो चीजें हम यहाँ मैथमेटिकली कर रहे हैं। यही तो फिजिक्स का है कि जो आपने देखा, जो आपने समझा, उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर पाए। हो गया बच्चों, लिख लिया है सबने? लिख लिया है सबने? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसको अब बिल्कुल नए तरीके से समझाता हूं मैं। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, जिसके रिलेटिव अगर बात की जाए, उसके रिलेटिव मतलब वो पर्सन हमेशा अपने आप को रेस्ट पे देता है। मतलब आप जिस व्हीकल में बैठे हो, वो व्हीकल आपको हर टाइम रेस्ट पे नजर आएगा, चाहे आप जहां भी बैठे हो, चाहे वो एक्सेलरेटिंग व्हीकल हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको वो व्हीकल हमेशा रेस्ट पे नजर आएगा। और जब रेस्ट पे नजर आएगा तो उसके पास कुछ ना तो वेलोसिटी होनी चाहिए, ना ही एक्सेलरेशन होना चाहिए। जैसे कंडीशन लो, सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये जो दो व्हीकल्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ए और बी, ये मूव कर रहा था 90 किलोमीटर पर आवर से, और ये मूव कर रहा था 100 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर? अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए अगर बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू अगर ए बात की जाए, तो क्या लिखेंगे? मतलब जैसे विद रिस्पेक्ट टू ए, सो ए विल बी एट रेस्ट। मतलब ए पे, ए के फ्रेम में अगर आप घुस जाओगे, मान लो कि आप ए में बैठे हुए हो, तो आपको तो ए चलता हुआ नजर ही नहीं आएगा, ए तो रेस्ट पे नजर आएगा। तो सवाल ये है कि ए रेस्ट पे कैसे नजर आएगा? इसकी वेलोसिटी तो जीरो होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी वेलोसिटी देखो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या करेंगे, इतने ही अमाउंट का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। एक नया तरीका समझा रहा हूं मैं, कैसे लिखोगे। तो अब ये जो डायग्राम हो गया वो ऐसा हो गया कि 90 किलोमीटर पर आवर इधर था। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर का एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही ऐड करेंगे, देखो ये दोनों कैंसिल आउट होकर ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये काम हमने इसको रेस्ट पे लाने के लिए किया है, क्योंकि इसको तो हम हमारे रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे है। तो ये काम जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पे करोगे बिल्कुल सेम अमाउंट से। तो बी के साथ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बी जो है इधर को जा रहा था कितना, पहले तो ये था 100 किलोमीटर पर आवर, और आपने इसको रेस्ट पे रखने के लिए ये ऐड किया था इसमें, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी करो, कितना हो गया ये 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ए बेचारा अब यहाँ पे, इसके बाद ये सिचुएशन है, ए तो रेस्ट पे आ गया, क्लियर। और बी इसको दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, 190 किलोमीटर पर आवर से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। उसी से निकला हुआ है ये, देख रहे हो ना। जिस फ्रेम में अगर आप हो, वो फ्रेम तो रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे लाने के लिए क्या करोगे, इस वेक्टर को बिल्कुल यहाँ पे ऐड करोगे। समझ में आ गई बात? अब वेक्टर को जब आप ऐड करोगे अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो वो कैंसिल आउट होकर जीरो होंगे, क्लियर। तो वो काम आप यहाँ पे भी करोगे, ठीक। और इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं, तो जहां जहां होते हर एक पार्टिकल के साथ यही काम करेंगे। आगे देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम रिजल्ट है, क्लियर। अगर मान लो कि विद रिस्पेक्ट टू बी अगर बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू अगर बी बात की जाए, तो बी को रेस्ट पे लेकर आओ। तो देखो बी है, तो बी को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इधर को तरफ 100 किलोमीटर पर आवर था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर ऐड करना होगा, ताकि ये कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाए। तो यही काम ए पे भी करोगे, ए इधर को चल रहा था 90 किलोमीटर पर आवर, ऐड कौन सा किया था हमने, ये। तो इधर की तरफ ऐड कर दो, कितना हो गया ये 100 किलोमीटर पर आवर। देखो तो ये दोनों ऐड होकर बी को क्या नजर आएगा, ये को बेचारा रेस्ट पे आ गया बी, और ए को क्या, बी को क्या दिख रहा है कि ए जो है 190 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो तो क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो कितना सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं है, ठीक है। एक बार नोट कर लो जल्दी से इसको। एक बार नोट कर लो बेटा जल्दी से।
क्लियर है? आगे चलते हैं अब। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिसके बेसिस से आप रिलेटिव मोशन को यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखो, मान लो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं अब, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे जिसमें रिलेटिव मोशन यूज करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कंडीशन कुछ ऐसा है कि ये व्हीकल है, ये कार है, ये मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो सामने कार है ये मूव कर रही है 10 किलोमीटर, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, ताकि फिर कन्वर्ट ना करना पड़े। ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो कि 100 मीटर है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ कितने देर में ये पार्टिकल इसे क्रॉस कर देगा, और क्रॉस कहाँ पे करेगा, किस डिस्टेंस पे, कहाँ पे जाकर इसको क्रॉस करेगा, ये हमें जानना है। तो देखो ये बात तो समझ में आ रहा है, ये कांस्टेंट, इनके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कहीं इस पॉइंट पे जाकर ये क्रॉस करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। आप क्या बोलोगे? मान लो कि इस पॉइंट पे क्रॉस करता है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ठीक। तो सवाल ये है कि क्रॉस कैसे करेगा। जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाना चाहिए। मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा है, एग्जैक्टली उतने टाइम में ये वाली पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच जानी चाहिए। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लो। ये मान लो कि ए है, ये बी है, तो बी के लिए क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू इसकी स्पीड कितनी है 10, और मान लो कि टाइम में वो क्रॉस हुआ। एक इक्वेशन बना हमारे पास। अगर हम इसके लिए बात करें ए के लिए, तो ए के लिए क्या लिखेंगे, देखो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में, 100 प्लस एक्स, तो क्या लिखेंगे 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई टी। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? इस एक्स की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो 100 प्लस 10t इज इक्वल टू 20 टाइम्स टी, तो इसको उधर लेकर जाओगे तो की कितना आ गया 10 सेकेंड। इतने देर में ये इसे क्रॉस कर देगा, और क्रॉस जब करेगा तो इस टी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो फ्रॉम 1। देखो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज योर 100 मीटर। मतलब यहाँ से 100 मीटर दूर जाने के बाद ये इसको क्रॉस कर देगा। तो ये तो एक तरीका है जो जनरल हम लोग काइनेमेटिक्स में जानते हैं, इसके बारे में क्लियर है। और देखो यहाँ पे अगर मान लो इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज करते हैं, देखो कैसे कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से, सिर्फ अगर हमें टाइम निकालना होता तो हम कितना आसानी से सॉल्व करके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रॉस किसको करना है, इसको, ठीक है ना। करेक्ट करेगा कौन, ये। तो मैं चुपचाप इसके फ्रेम में बैठ जाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी को रेस्ट पे लेकर आ जाऊंगा। तो जब बी को रेस्ट पे लेकर आए तो ये रहा बी, तो ये बी क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। और रेस्ट पे लाने के लिए क्या, देखो क्या कैन में करेगा, तो कैन इस तरफ, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो इधर की तरफ तो 20 था ही, क्लियर। अब देखो 10 इसका अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पहले से 10 मीटर पर सेकंड था, इसको रेस्ट पे लाने के लिए 10 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यही काम हम यहाँ पे भी कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो तो ये कैसा फील होगा कि बी बेचारा रेस्ट पे है, और ये इसकी तरफ 10 मीटर पर 20 माइनस क्या ना, तो 10 मीटर पर सेकंड से चल के आ रहा है। ये वाले डिस्टेंस है 100 मीटर, तो 100 मीटर इतने स्पीड से उसको कवर करना है, तो टाइम कितना लग जाएगा 100 मीटर के बाद एक बाई टाइम, देखो 10 सेकंड। एक लाइन में आंसर आ गया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? तो किस वन इससे रिलेटेड, मतलब ये बेचारा कैसा फील कर रहा होगा कि ये रेस्ट पे है, और उसको लगेगा कि ये जो है 100 मीटर का डिस्टेंस इतने देर में कवर करके पहुंच गया। क्लियर है? ये बात देखो यहाँ पे फील आ रहा है कुछ रिलेटिव मोशन का। और देखते हैं, अभी और देखते हैं, ये तो बस एक बेसिक सा सवाल है जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। और देखो लिख लिया ये। अब जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से समझोगे, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है
इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 2 लेन रोड, मान लो कि 2 लेन रोड है, ये ए है और बी यहाँ पे है और सी इस तरफ है। 2 लेन रोड है यहाँ पे इस तरीके से ये सी है और यहां से इसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और इसकी भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। जिस इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ उस इंस्टेंट को ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन ये है कि ए जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको कुछ कम मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 20 मीटर पर सेकंड और ये इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों ही सेम स्पीड से। अब जाहिर सी बात है ये तो बेचारा पीछे से आ रहा है, तो पहले क्रॉस कौन करेगा? ये इधर को जा रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो पहले तो इसी के साथ सामना होगा, ये पहले क्रॉस करेगा। लेकिन क्योंकि बी बहुत चैलेंजिंग पर्सन है, इसको ये लगा कि सी इसको पहले क्रॉस करे, उससे पहले मुझे क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो ये इधर को जा रहा है, सी इसके अपोजिट आ रहा है। क्लियर? और इसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है बी। ठीक। अब सवाल ये है कि बी अगर इसी स्पीड से चलता रहे तो इसको ओवरटेक करने से पहले ये और ये आपस में पहले सामने मिल जाएंगे। लेकिन अब इसके दिमाग में ये बात आ गई कि सी इसके सामने पहुंचे उससे पहले मुझे इसको ओवरटेक कर लेना है। ठीक, तो बताओ इसकी मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो, मतलब ये अपना एक्सेलरेटर कितना यूज करे ताकि इससे पहले, जस्ट पहले उसको क्रॉस कर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी टू क्रॉस द ए बिफोर सी टच। ठीक, सी इसको क्रॉस करे उससे जस्ट पहले ये इसको क्रॉस कर दे। क्लियर? अब इनका जो साइज है वो इग्नोर करके चलना। ठीक, डिस्टेंसेस के कंपेयर में इनकी साइज जो है वो इग्नोरेबल है, इनको पॉइंट मार्क्स लेके चलना। ठीक, अब सवाल ये है कि इसको करें कैसे? सोचो जरा क्या किया जाए। अगर तुम प्रॉपर काइनेमेटिक्स यूज करोगे तो मान लो कि टी टाइम के बाद ये और ये तीनों एक दूसरे के सामने आए। क्लियर? इसने कुछ एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इसने 1 किलोमीटर माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने 1 किलोमीटर प्लस एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा। 3 इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करोगे, काफी पेचीदा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे अच्छा क्रॉस किसको कर रहा है? इसको। तो सारा गेम तो बेचारा ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, तो हम इसके रिस्पेक्ट में हम इसके फ्रेम पे चढ़ जाते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो पूरी कहानी ऐसी हो गई कि ए बेचारा यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। अब रेस्ट पे कैसे आया? जब इसके बराबर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी ताकि ये दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि जीरो हो गए। तो ये काम मैं यहाँ भी करूंगा। तो यहाँ पे ये जो था बी, तो देखो कि यहाँ पे 10 इधर की तरफ किया है तो ये 20 और पीछे की तरफ 10। ठीक, वही काम यहाँ पे नजर आएगा। ये देखो 20 इस तरफ था और 10 इस तरफ है ना, 10 इधर की तरफ हमने अप्लाई किया था। ये देखो ये 10 था मीटर पर सेकंड, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड अप्लाई करके इसको जीरो पे किया था। तो वही काम हमने यहाँ पे कि ये अप्लाई किया, तो इस डायरेक्शन के साथ देखो यहाँ पे दोनों तरफ अप्लाई किया। सो फाइनली ए यहाँ पे अब रेस्ट पे आ गया और इसको दिख रहा है कि ये जो बी है वो इसकी डायरेक्शन में 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये जो सी है इसकी डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो अब जरा सोचो, देखो अब कितनी कहानी आसान हो गई। क्यों ऐसा कैसे फील होगा, इसको क्या फील होगा बताओ तो जरा। क्लियर? यहाँ पे एक बार ध्यान से समझो। अब ये 10 से इसके करीब आ रहा है, ये 30 से आ रहा है, तो दोनों में पहले कौन क्रॉस करेगा? डेफिनेटली ये करेगा। देखो ऑब्जर्वेशन अब बिल्कुल आसान हो गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर? लेकिन अब ये चाहता है कि एक ए एक्सेलरेशन ऐसा अप्लाई कर दिया जाए ताकि वो इससे पहले इसको क्रॉस कर दे। तो ये मिनिमम चाहिए। तो तुम अगर ये मान लो कि जितने देर में वो यहाँ से यहाँ पहुंचता, अगर उतने ही देर में ये यहाँ से पहुंच गया होता, उससे स्लाइड 0.00001 सेकंड पहले भी अगर ये यहाँ पे पहुंच गया तो वो इससे पहले क्रॉस कर जाएगा। ठीक,
तो हमारे पास सिंपल सा क्या बात हो गया कि कितने देर में ये यहां से यहां पहुंच रहा है, कि ये डिस्टेंस कितना है बेटा 1000 मीटर, है ना। तो सी को कितना टाइम लगेगा 1000 मीटर कवर करना है, डिवाइडेड बाई कितने स्पीड से कवर करना है, तो 30, तो 100/3 सेकंड इतना टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में, मतलब इतने देर में सी जो है ए को क्रॉस कर रहा होता है। तो सवाल ये है कि अब ये उतने देर में ये भी यहाँ पे पहुंच जाए, उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगी। तो बस हो गया। तो हम इसके लिए, ये तो सी के लिए था, तो हम बी के लिए क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एपी स्क्वायर। क्लियर। एस कितना कवर करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस तो अगेन 1000 मीटर की, दोनों के लिए की। क्लियर यहाँ पे। तो ये हो गया 1000 इज इक्वल टू इसकी स्पीड कितनी थी, देखो 10, कितने देर में क्रॉस करना है 100/3 सेकंड में, प्लस हाफ इंटू ए अपने को निकालना है 100/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दोगे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। देख लो, वरना ऐसे ऑब्जर्व करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। देखो किया क्या हमने, क्वेश्चन क्या था फिर से समझोगे। क्वेश्चन ये था कि ए जो है 10 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है, 2 लेन रोड है जिसमें बी भी आगे की तरफ जा रहा है और सी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक। अब जब ये इधर जा रहा है, ये अपोजिट में जा रहा है, तो आपको पता है कि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो ये जो है इससे पहले इसको आसानी से क्रॉस कर देगा। लेकिन बी चाहता है कि सी से पहले ये ए को क्रॉस करे, तो उसके लिए इसको कितना कम से कम एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक। तो यह वो मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन अप्लाई करेगा तो वो इससे बहुत पहले निकल जाएगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना पहले इससे क्रॉस। समझ में आ गई बात। तो हमें तो मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम का सेंस क्या है कि जितने देर में वो इसके सामने पहुंचता उतने ही देर में ये भी इसके सामने पहुंच जाए, यही मिनिमम केस है। क्लियर। तो इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता, जब इसको हम रेस्ट पे लेकर आते तो इसकी स्पीड बढ़ गई ना, क्योंकि इन दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 + 10 30 आ गए, तो यहाँ पे मैंने शो किया, और इसकी कम हो गई 10। किसको को एक्सेलरेशन चाहिए भाई। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गई। अगर इसी स्पीड से वो कंटिन्यू करता बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो अगर जितने देर में ये पास होता उसका ट्रिपल टाइम इसको लगता पहुंचने में, इसको क्रॉस करने में। समझ में आ गई बात। क्लियर है ना, कि ये बहुत पहले उसको क्रॉस कर जाता। ठीक। अब सवाल ये है कि ये कैसे क्रॉस करे। तो बस हो गया, इसका टाइम निकाल लिया हमने, और इसके लिए एक्सेलरेशन निकालने की, डिस्टेंस को उसको 1000 मीटर ही कवर करना है। क्लियर। तो इक्वेशन अप्लाई किया, क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया हमारे सामने। देखो कुछ भी नहीं है ना। देखो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करके कितना बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है ना। एक बार नोट कर लो इसको अच्छे से। लिख लिया आप सबने। अब देखो, अब ये तो था 1 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। अब मान लो कि 2 डायमेंशन में अप्लाई करना। ठीक। क्वेश्चन इज लाइक दिस, कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ ए गिवन है। ये बढ़िया सवाल है। 3 फ्रेंड्स ए बी और सी इसके कॉर्नर्स पे खड़े हैं। क्लियर। बहुत ध्यान से समझोगे, अच्छा सवाल है, बढ़िया से समझोगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फ्रेंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के तीनों कॉर्नर्स पे खड़े हैं। क्लियर। अब ये एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं विद कांस्टेंट स्पीड u। ठीक। मतलब ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, और सी ए की तरफ, हमेशा इस चीज को मेंटेन करके वो चलते हैं। तो मान लो कि ए जैसे ही बी की तरफ गया, यहां पहुंचा, बी सी की तरफ गया, वो यहाँ पे पहुंचा, सी यहाँ पे पहुंचा। इनको दिखा क्या कि अरे अब बी तो यहाँ पे आ गया। क्लियर। सी यहाँ पे आ गया, ए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो अब ये इसको फॉलो करेगा, इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, और ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। क्लियर।
तो ये जो स्टार्ट किया था इन लोगों ने स्पीड कितने से, ये इनकी मेंटेन है यू स्पीड। क्लियर, समझ में आ गया। ये अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो बनेगा ही बनेगा इक्विलैटरल। ठीक, अब ये फिर इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ, ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ। इनको दिखा क्या कि अरे अब तो ये यहाँ पे आ गया, तो फिर ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ। ठीक, ये यहाँ पहुंच गया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ऐसे। क्लियर, फिर इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। क्लियर, और इस तरीके से करते करते वो फाइनली, तुम लोग को पता है कि कहाँ पे मिलेंगे वो, बताओ कहाँ पे मिलेंगे, जाकर यहाँ सेंट्रोइड पे, इसके सेंटर पे जाकर तीनों फ्रेंड मिलेंगे। और तीनों क्योंकि सेम स्पीड से चल रहे थे तो तीनों को सेम टाइम लगेगा। तो वो पूछा गया है कि कितने देर बाद मिलेंगे। अब तो प्राण निकल जाएगा, मुझे पता है प्राण पखेड़ू के उड़ गए होंगे अभी इसको देख के, अरे यार ये कौन सा सवाल है भाई, कोई ये ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है। मतलब ए बेसिकली जा कैसे रहा है, देखो ए का अगर मैं देखूं डायग्राम कैसे जा रहा है, तो सॉरी सी पहले देख लेते, तो सी ऐसे चलते हुए यहाँ पहुंचा है, ए जो है ऐसे चलते हुए फाइनली यहाँ पे पहुंचा है, और बी जो है ऐसे चलते हुए फाइनली यहाँ पे पहुंचा है। तो किस वन इज द पार्ट, समझ में आ गई बात। अब ये ना तो स्ट्रेट लाइन है ना कुछ है, तो हम रिलेटिव क्या नाम है स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक डिफिकल्ट सा सिचुएशन तुम्हारे सामने आ गया और पूछा गया है कि वो, ये बात तो क्लियर है कि तीनों मिलेंगे एक साथ। ठीक, तीनों ने चलना स्टार्ट किया था एक साथ, तीनों की स्पीड भी सेम थी। ठीक, और वो हर समय अपने आप को दूसरे की तरफ मेंटेन भी रख रहे हैं, तो मिलेंगे सेंटर पे, ये बात भी क्लियर है। कितनी देर बाद मिलेंगे, दैट इज द मेन पार्ट, यही सवाल पूछा गया था। तो सोचो जरा, मोशन इन 2D भी आपको मैंने समझाया है, अब रिलेटिव मोशन की बात है। तो अगर सवाल ये बोला गया है कि अच्छा आप ये बोल सकते हो कि सी ए जितने देर में यहाँ पे मिलेंगे बी भी उतने ही टाइम में मिला होगा, जाहिर सा बात है तीनों को सेम टाइम मिला है ना। मतलब सी जितने देर में यहाँ पहुंचा होगा ए भी उतने ही देर में यहाँ पहुंचेगा, बी भी उतने ही देर में यहाँ पे पहुंचेगा। क्लियर, तो हम एक काम करके इस पूरी कहानी को सिर्फ दो फ्रेंड पे लेकर कंसेंट्रेट कर देते हैं, क्योंकि दो जितने देर में यहाँ मिलेंगे तीसरा का ऑटोमेटिकली वहां मिलेगा ही मिलेगा। अब कोई भी दो फ्रेंड हम चूज कर सकते हैं। मान लो कि बच्चे ने सी और ए चूज कर लिया, ठीक, तो सी और ए पे बात करते हैं। ये रहा, ये वाले डिस्टेंस ए है। क्लियर, ये ए है और ये क्या है, सी है। देखो क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। ए इनिशियली इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, यू इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और सी इसके तरफ जाना चाहता है यू से। क्लियर, अच्छा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 6 की है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 6 की हो जाएगा। क्लियर, अब सवाल ये है कि ये बेचारा ऐसे चल के यहाँ पहुंचा है और ये ऐसे चलकर यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है। ठीक, तो एक काम करते हैं, ये बात तो क्लियर होगी कि ए और सी ये वाले टाइम या बी का पहुंचने का टाइम बिल्कुल सेम है, ये बात तो क्लियर होगी। तो एक काम करते हैं, किसी एक को रेस्ट पे लेकर आ जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किसी एक को रेस्ट पे ला दो, अपने आप पता चल जाएगा कि दूसरा जो है ना कितने देर बाद उसके पास पहुंचा होगा। ठीक, अरे भाई जब सी जलकर यहाँ पे आ रहा हो, मान लो कि जिस भी व्हीकल से चलकर आ रहा होगा, तो सी को अपने आप को हमेशा रेस्ट पे देख रहा होगा। उसी तरीके से ए खुद को रेस्ट पे देख रहा होगा, बी खुद को रेस्ट पे दिख रहा होगा। तो ए को दिख रहा होगा कि सी और बी चल रहे हैं, बी को दिख रहा होगा कि ए और सी चल रहे हैं, ठीक, और सी को दिख रहा होगा ए और बी चल रहे हैं। यही ना, वो अपने आप को रेस्ट पे देखेगा। और अभी आपको मैंने सिखाया कि जब भी अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, किसी की भी रिलेटिव बात कर लो, मान लो कि विद रिस्पेक्ट टू सी बात कर लेते हैं हम लोग, सी को रेस्ट पे ले, इस मान लो कि सी हम है, ठीक है, हमारे रिलेटिव। तो अब सवाल ये है कि ए कितने देर बाद हमारे पास पहुंचा, ये देखना है। तो जैसे विद रिस्पेक्ट टू सी किया, तो सी को क्या करेंगे हम लोग, रेस्ट पे लेकर आएंगे। तो सवाल है रेस्ट पे कैसे आएगा भाई, ये इधर की तरफ यू था, तो रेस्ट पे तो तभी आएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में आप यू ऐड करोगे। यहाँ देखो, ये जो ए था वो इस डायरेक्शन में यू से चल रहा था, ये काम किया हमने उसको जीरो करने के लिए, तो यहाँ भी काम करेंगे वो। आया बात समझ में, याद करो पिछला पिछला 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझाया है कि जब भी आपको रेस्ट पे लाना हो तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक, और वो काम सिस्टम के मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके साथ करना पड़ेगा।
क्लियर है? तो आपने इसको ये किया, तो अब आपको क्या दिखा कि सी बेचारा अब यहाँ पे चुपचाप रेस्ट पे आ गया, ठीक। और वो देख रहा है ए को कि ए जो है इस डायरेक्शन में यू से जा रहा है और इधर की तरफ बी, क्योंकि इसने अपने आप को रेस्ट पे किया था, तो ये वाली वेलोसिटी भी ए के पास आ गई यू। ये एंगल 60 है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा u cos 60, और इस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा u sin 60। और आपको पता है, याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इन दोनों को मिलना है तो इन दोनों के को जो मिलाने वाली जो लाइन है उस तरफ जो वेलोसिटी है वही काम करेगा इनको मिलाने के लिए। जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसका कोई भी रोल नहीं होता मोशन में, याद करो। तो मैंने जब एक्स डायरेक्शन में बात करो वाई को भूल जाओ, जब वाई डायरेक्शन में बात करो एक्स को भूल जाओ। तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, यूजलेस। मतलब अब सिंपली हमें ये क्या दिखेगा कि ये जो सी है बेचारा रेस्ट पे था, और ए जो है वो इस डायरेक्शन में u cos 60 प्लस u cos 60 कितना होता है बेटा 1/2। तो ये कितना आ गया u प्लस u/2 से, मतलब 3u/2 से इसकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है ए, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा a डिवाइडेड बाई 3u/2 दैट इज 2a/3u दैट इज तो टाइम टेकन। इतने देर बाद मिलेंगे वो, समझ में आ गया। और इस वेलोसिटी का रोल क्या होगा, वो इधर को कुछ जा ही रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में भी जाता हुआ नजर आएगा, तो कहीं इधर की तरफ ऐसे जाता हुआ फील आएगा, ठीक। इसका यूज नहीं है हमारे को, क्योंकि इसको मिलना है, तो मिलना तो इसी वेलोसिटी के कारण है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे कि टाइम ऑफ मीटिंग इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन देम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन। समझ में आ गई बात, वो देख लो एक बार रिलेटिव वेलोसिटी यूज किया हमने, तो देखो हमने पूरा सॉल्व कर दिया, वरना जान निकल जाएगी इसमें। आप इसको कैलकुलेट करने जब बैठोगे तो प्राण निकल जाएंगे अपने, ठीक। क्या ये समझ में आया? मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? यहाँ पे नोट कर लो एक बार जल्दी से। थैंक थैंक यू हमजा, हमजा तारिक, थैंक यू सो मच बेटा। आप लोग का एप्रिसिएशन ही तो हम लोग को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप हैं तो हम हैं, आप अप्रिशिएट करोगे तो हम अपनी एनर्जी दे सकते हैं और कुछ करने का दिल करता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच बेटा। लिख लिया आपने? ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पे का। अब मैं अगली जो क्लास होगी, क्योंकि कल वाली जो क्लास है वो 12 पे बेस्ड होगी, उसके नेक्स्ट जो क्लास होगी बेटा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो 11 की जो अगली क्लास जो भी होनी है, वो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं रिलेटिव मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जोड़ दूंगा। ये मोशन इन 2D आ गया है, अब जैसे इस दोनों को मैं जोड़ूंगा और कुछ बढ़िया वाले सवाल हम लोग करेंगे जो IIT वगैरह में पूछे गए हैं, जेई वगैरह में पूछा गया है, सब कुछ वो कुछ अच्छे सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी मिसकंसेप्शन है तो काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, इसको वापस से देखो, पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर से इसको देखो, समझ में आ गई बात। खूब मेहनत करो और फिर अगले क्लास में हम जुड़ते हैं कुछ अच्छे और बढ़िया सवाल के साथ, फिर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और थैंक यू आप सब बच्चों का, जो आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो हम लोगों को, ताकि हम लोग इतना अच्छा आपके लिए करने की कोशिश कर सके। आपका अप्रिसिएशन ही हमारा टारगेट है। आप ऐसा इस इतना सुंदर, इतना बढ़िया सा आप लोग कमेंट देते हो, आई लव इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।